इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली पिछले 2 टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। लखनऊ मेट्रो 2018 का जो मेंटेनर का पेपर था उसके 2 टॉपिक मैंने कवर कर दिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल या कह लो इलेक्ट्रिकल सर्किट नाम से है, और दूसरा है आपका AC अल्टरनेटिंग करंट। अब ये मैं तीसरा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और दमदार टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन, और वो भी DC मशीन में लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने वादा किया हुआ है आपसे कि मैं टॉपिक वाइज पेपर के सॉल्यूशंस करने वाला हूँ। आप लोग भी अपने पेपर जिसका चाहते हैं सॉल्यूशन करवा सकते हैं और एनालिसिस करवा सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पिछले कई टॉपिक के। अब सुनिएगा बात, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, मैंने ये बात पहले लेक्चर में भी कही थी कि मैंने जानबूझ के अपना जो सीरीज़ का पहला लेक्चर है, पहला पेपर ही मैंने TG2 लखनऊ मेट्रो का लिया, ताकि मैं आप लोगों की कुछ गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूँ। गलतफहमी कैसी कि ये सवाल आ ही नहीं सकता, हमारे लिए आएगा ही नहीं, न्यूमेरिकल इतने आते नहीं हैं, अरे ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, अभी ये DC मशीन है। DC मशीन आप देखिए स्क्रीन पर, 10 क्वेश्चन DC मशीन से आए हुए हैं। 3 क्वेश्चन पार्ट से हैं, कंस्ट्रक्शन, 3 क्वेश्चन शंट जनरेटर से हैं, 1 क्वेश्चन DC सीरीज मोटर से है, जनरेटर से है, और एफिशिएंसी लॉस वगैरह से 3 क्वेश्चन है। अब आप एक चीज़ समझिए, देखो यार, एक बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। 10 क्वेश्चन आए हैं, ये 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करवाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप देखना तो सही क्या न्यूमेरिकल बन रहे हैं। इसमें से कुछ न्यूमेरिकल बाकायदा बता रहा हूँ, एज इट इज़ न्यूमेरिकल, ES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, IES जिसे बोलते हैं पूरा, अब तो ESE नाम हो गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ESE करके बोलते हैं। AE के पेपर में, JEE के पेपर में ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको लिटरली दिखा सकता हूँ। कहने का सीधा तात्पर्य इतना है कि ये TG2 का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं, लखनऊ मेट्रो का, और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं JEE के भी पेपर में और AE के भी पेपर में, और ES तक में आ चुके हैं। तो अभी आप सोच लीजिए कि आपका कंपटीशन क्या है। सबसे टफ पेपर मैंने इसीलिए पहला उठाया है ताकि आपको इसके सॉल्यूशंस कहीं नहीं मिले, आपको चीज़ें समझ में आए, आप समझ पाओ कि हाँ हमें क्या क्या करना है। आपको मैं UPPCL की भी एनालिसिस बताऊंगा। UPPCL ने 4 पेपर कराए थे, 4 शिफ्ट के, जिसमें 3 शिफ्ट तक तो ठीक था माहौल, पेपर का स्टैंडर्ड ठीक चल रहा था TG2 से, मतलब प्लस 1 और 2 स्टेप था। बट जो चौथी शिफ्ट का पेपर आया TG2 का, वो बहुत बहुत अच्छा पेपर बनाया था उन लोगों ने, मतलब 10 स्टेप ऊपर निकल गए थे वो तो उस पेपर में, मतलब इतना अच्छा पेपर बना दिया था वो। अच्छा खासा JEE के क्वेश्चन थे उसमें कई। तो अभी आप खुद सोचो कि आप किस्मत के भरोसे पेपर को निकालना चाहते हो। अगर किस्मत के भरोसे निकल रहा होता तो अभी तक तो निकल ही गया होता ना, आप सोचो। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अभी किस शिफ्ट में आपका पेपर लगेगा, आप कौन से शिफ्ट में और कौन सा पेपर आप दे रहे होगे, उस दिन क्या क्वेश्चन बनेंगे, कितने न्यूमेरिकल आएंगे, आपको पढ़ के चीज़ें जाननी पड़ेंगी। अब आपको कुछ छोड़ना नहीं है, कंपटीशन यहाँ सर तक आ गया है बिल्कुल। खैर, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन DC मशीन का। तो किस तरीके से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने करने हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि लखनऊ मेट्रो के पेपर के हैं और DC मशीन के हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। डुप्लेक्स वेव बाउंड 6 पोल तो देखिए, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पोल इंटू डिग्री ऑफ प्लेक्सिंग, ये लेफ्ट वाइंडिंग में, और 2 इंटू डिग्री ऑफ प्लेक्सिंग वेव वाइंडिंग में।
मैं इस चीज़ को आपको पहले ही बता दूं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, उसी से आप ये समझ पाएंगे। देखिए, मल्टीप्लेक्सिंग डीसी मशीन के अंदर एक वो फिनोमेना होता है, एक वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम पैरेलल पाथ की, जो समांतर पथों की संख्या है मशीन के अंदर, वो बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, लैप वाइंडिंग, अगर लैप वाइंडिंग का जनरेटर या मोटर है तो उसमें समांतर पथ की संख्या पोल के बराबर होगी, और वेव वाइंडिंग है तो वो हमेशा समांतर पथ की संख्या 2 के बराबर होगी। पर आप एक चीज़ देखिए, कई स्थितियों में हमको समांतर पथों की संख्या इससे भी ज़्यादा रखनी पड़ती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे समांतर पथ की संख्या 20 रखनी है, तो क्या मैं 20 पोल का मशीन बनाऊंगा लैप वाइंडिंग की? नहीं। 20 पोल की मशीन कितनी महंगी हो जाएगी, और 20 पोल क्रिएट करना अपने आप में टफ टास्क है। अब मान लो मुझे वेव वाउंड में वेव जनरेटर बनाना है तो मेरे पास तो ये लिमिट हो गई कि मैं तो 2 समांतर पाथ ले सकता हूँ, पर मेरा मन है 10 समांतर पाथ लेने का, क्योंकि मेरे को करंट की रेटिंग ज़्यादा चाहिए, करंट की रेटिंग बढ़ जाती है समांतर पथ से। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल पाथ से सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे जैसे समांतर पथ की संख्या बढ़ती है, पैरेलल पाथ की संख्या बढ़ती है, आपका करंट की रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है। पैरेलल सर्किट में आप लोग पढ़े होंगे कि पैरेलल सर्किट में जब सर्किट पैरेलल होने लग जाते हैं तो करंट की रेटिंग बढ़ती है, और जब सर्किट सीरीज में होने लग जाते हैं तो वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती है। तो अभी वेव वाइंडिंग में मान लीजिए मुझे पैरेलल पाथ की संख्या 10 चाहिए, तो ये तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि पैरेलल पाथ की संख्या 2 ही रहती है वेव वाइंडिंग जनरेटर में, तो कभी जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। उसको करने के लिए मतलब अब पैरेलल पाथ की संख्या यदि आपको बढ़ानी है, क्योंकि आपको करंट की रेटिंग बढ़ानी है जनरेटर की या मोटर की, तो हम एक प्रक्रिया यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, उसे बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ का। अगर कब पर ये यूज कब होगा? जब मल्टीप्लेक्सिंग प्रक्रिया की गई हो उसमें। इसमें क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, तो डुप्लेक्स से हमें पता चल गया कि ये मल्टीप्लेक्सिंग का क्वेश्चन है। डुप्लेक्स आपको समझना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे हिंदी में भी ये डुप्लेक्स लिखा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं सर इसकी भी हिंदी बताओ। देखो, हिंदी में भी डुप्लेक्स लिखा है ना, और ये पेपर में आया हुआ सवाल है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप लोग ये जो हिंदी इंग्लिश का चक्कर अपनी ज़िंदगी में बांधे हुए हो ना, इसे निकाल दो। मैं बता रहा हूँ आपको, देख लो, सेम डुप्लेक्स हिंदी में भी लिखा है, सेम डुप्लेक्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, बस उसने इंग्लिश की हिंदी में लिख दिया है। समझते ही नहीं हो बात को यार। ठीक है, खैर, तो डुप्लेक्स का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ये डिग्री है प्लेक्सिंग की जो डिग्री है वो 2 है। चलिए, तो यहाँ पर इसने क्या बोला है कि वेव बाउंड जनरेटर के लिए बोला है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2 इंटू डिग्री ऑफ प्लेक्सिंग कितनी है? 2, क्योंकि पेपर में डुप्लेक्स दे रखा है, तो 4 पैरेलल पथ की संख्या बन गई। क्लियर है? और अगर यही क्वेश्चन लैप के लिए होता तो अभी किसके लिए है? अभी तो इसके लिए है, वेव वाइंडिंग के लिए, तो ऑप्शन हो गया सेकंड। बट अगर यही क्वेश्चन होता किसके लिए? लैप के लिए होता, तो नंबर ऑफ पोल दिए होते इसमें, कितने नंबर ऑफ पोल दिए? 6, और डिग्री ऑफ फ्लेक्सिंग डुप्लेक्स हो जाती, तो 12 पैरेलल पाथ आ जाते अगर लैप के लिए होता तो इन फॉर्मूलों को आप लोग नोट डाउन कर लें। अगर आप कहानी को सुनते रहेंगे तो चीज़ें आपको दिमाग में नहीं रहेंगी, 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में भूल जाओगे। लिख लोगे तो बेहतर रहेगा। मैं तो आपको कहूँगा कि आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिखते चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिखते चलिए। ठीक है, तो ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डीसी मशीन के अंदर ईएमएफ क्या पैदा होता है। तो ईएमएफ का याद करने का तरीका बता देता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके। जिसको याद ना हो वो इस तरीके से याद कर सकता है। ठीक है, तो आपका अब उसने क्या पूछा है? जनरेटेड ईएमएफ बाय पाथ, मतलब कहने का
उसने आपसे पूछा है सवाल कि ईएमएफ बाय पाथ, देखो विद्युत वाहक बल बाय पथ की संख्या, मतलब ईएमएफ तो ये होता है जिसमें पी हो गया नंबर ऑफ पोल, जेड हो गया चालक की संख्या, नंबर ऑफ कंडक्टर चालक की संख्या, ठीक है, एन हो गया स्पीड आरपीएम में, फाई क्या हो गया फ्लक्स पर पोल, ए क्या हो गया समांतर पथ पैरेलल पाथ की संख्या। पर उसने एक चीज समझना, लोग ये लगा देंगे टिक जल्दबाजी में लोग क्या लगा लेंगे, आपका ये टिक लगा सकते हैं, चलो ऑप्शन में अच्छा हुआ दिया नहीं है, नहीं तो लगा भी देते, बट हमें बाय पैरेलल पाथ क्या मतलब ईएमएफ बाय पाथ पर, तो यहाँ पर हमें ईएमएफ बाय पैरेलल पाथ का अगर हमें मतलब ईएमएफ बाय पाथ हमें अगर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, प्रत्येक पाथ पे अगर ईएमएफ निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, आप ऑप्शन देखिए स्क्रीन पे, तो आप देखिए ईएमएफ बाय पाथ किस तरीके से निकालेंगे, तो ईएमएफ बाय पाथ अगर आपको निकालना है तो ये देखिए उसने साफ दिया हुआ है लैप जनरेटर है, तो लैप में क्या होता है ए बराबर पी होता है, तो आप यहाँ पर ई के आगे यहाँ पे ए रखेंगे, पी को पी और ए बराबर है ना यार, तो यहाँ एन है फाई है जेड, ए से ए कैंसिल, तो ईएमएफ पर पाथ कितना हो गया, प्रति पाथ कितना हो गया ईएमएफ जेड एन ए बाय 60, तो ये आपका आंसर हुआ सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कितना अच्छा था क्वेश्चन, मतलब इसने ये क्वेश्चन भी सीधी तरीके से नहीं पूछा, इसमें भी इसने झोल करके पूछा है, ठीक है। चलिए अच्छा सिंप्लेक्स उसमें था, उसमें लिखा हुआ था सिंप्लेक्स का कुछ नहीं, सिंप्लेक्स का मतलब सिंप्लेक्स का मतलब होता है 1, डुप्लेक्स का मतलब होता है 2, ट्रिप्लेक्स का मतलब होता है 3, इस तरीके से रहता है, तो सिंप्लेक्स का मतलब केवल 1 होता है। चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, शंट जनरेटर जो कि डिलीवर करता है, ठीक है, कोई जनरेटर है, तो आप पहले तो जनरेटर बना लीजिए कि डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरिटी अच्छी आएगी आपको। शंट जनरेटर है जो कि 450 एम्पीयर डिलीवर करता है, तो कितना देता है 450, 230 वोल्ट पर। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस है 50 ओम और आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.0 ओम। कैलकुलेटेड जनरेटेड ईएमएफ। अब देखिए शंट जनरेटर है, जनरेटर की इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ इजिकल्स टू वी प्लस आई ए आर ए। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, देखिए उसने पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है कि किस तरीके से उसने दे रखा है कि एक शंट जनरेटर 230 वोल्ट पर 450 प्रदान करता है, मतलब देता है, तो इसका मतलब ये क्या है, लोड कर जो लोड पर भाई देते कहाँ पर है, लोड पे ही तो देते हैं, तो 450 एम्पियर। यही लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग 450 एम्पियर को आर्मेचर करंट मान लेते हैं, जबकि आर्मेचर करंट देते थोड़ी है लोड पे, और यहाँ पर पहुँचेगा शंट करंट। तो आप यहाँ पर केसीएल लगाइए, अप्लाई केसीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आई ए इजिकल्स टू आई एल प्लस आई एस एच। अब आप एक चीज़ देखिए, ये पूरा का पूरा 230 वोल्टेज यहाँ पर वाइंडिंग पे आ गया है, तो आई एस एच करंट कितना जाएगा, शंट वाइंडिंग में करंट, शंट वाइंडिंग करंट ये पूरा का पूरा पैरेलल में है, तो शंट वाइंडिंग करंट कितना जाएगा, वी बाई आर एस एच। ओम्स लॉ लगाया है सिंपल, और कुछ नहीं किया है। तो वोल्टेज कितना है 230 और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 50, तो ये कहीं ना कहीं 4.6 एम्पियर बनेगा। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, आर्मेचर करंट देखिए IL कितना है 450 और ISH कितना है 4.6, तो आर्मेचर करंट अभी कितना बना, देखो बहुत लोग गलती करेंगे,
इसमें साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 450 एम्पीयर प्रदान करता है, तो मतलब इट डिलीवर्स, तो डिलीवर्स हमेशा लोड करंट होता है, याद रखिएगा ये चीज़। क्लियर है इतनी चीज़। अब आप देखिए आर्मेचर करंट कितना हो गया हमारा 554.6 एम्पीयर। बस अब तो क्या है, इस इक्वेशन में लगा दीजिए, ईएमएफ निकल के आ जाएगा, टेंशन क्या लेनी। वोल्टेज कितना है 230 प्लस आईए कितना है 454.6, आरए कितना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है 0.03। तो ये किस तरीके से क्या बनेगा लगभग 243.6 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फिर से न्यूमेरिकल। अभी आप देखिए धड़ाधड़ न्यूमेरिकल आए, अभी तक एक भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया नहीं है, सारे न्यूमेरिकल थे। अब आप खुद सोचो, आप कहते हो कि सर कहाँ ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत बच्चों को जानता हूँ जो यही रोते रहते हैं हर समय कि अरे ये तो नहीं आएगा, ये छोड़ दो, मानते ही नहीं है, क्या करें। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए थोड़ी सी मिसप्रिंट है उस क्वेश्चन में, वो वहाँ पर 4 पोल जनरेटर बोला हुआ है, जबकि मैं आपको बता दूं वो 2 है। वो वहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिए। देखो उसने बोला है ना एक चतुर्थांश जनरेटर, नहीं वो 2 है, एक 2 जनरेटर कर लीजिए। ये चीज़ थोड़ा सा मैं करेक्शन करवा दूँ। और 4 पोल जनरेटर लिखा है ना, वहाँ पर लिखना है 2 पोल जनरेटर, गलत है वो वहाँ पे। हैविंग वेव बाउंड आर्मेचर वाइंडिंग, अच्छा मतलब वेव, तो पोल की संख्या कितनी है, देखो जो जो चीज़ दी है ना वो लिखते चले जाओ, है ना। वेव बाउंड कुंडली है उसमें, ओहो स्लॉट कितने हैं, खांचे, स्लॉट माने खांचे, खांचे कितने हैं 51, ईच स्लॉट कंटेनिंग 20 तो स्लॉट क्या कर रहा है, प्रत्येक स्लॉट में कितने हैं, ईच स्लॉट कितना है, प्रत्येक स्लॉट ईच स्लॉट में कितना है, चालक 20 चालक है, 20 कंडक्टर है। तो व्हाट विल बी द वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन व्हेन ड्रिवन एट 1500 आरपीएम। तो यदि अच्छा फ्लक्स भी दे रखा है ना, प्रति ध्रुव फ्लक्स कितना है, फ्लक्स पर पोल कितना दे रखा है 7 मिलीवेबर। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मिलीवेबर में मिली मत लिखना, भूल जाना, गलती हो जाएगी। तो 1500 आरपीएम पर संचालित, ठीक है, मतलब 1500 आरपीएम स्पीड दे रखी है, पर मशीन में उत्पन्न वोल्टता क्या होगी। अब बताइए, है बढ़िया क्वेश्चन। क्या क्या चीज़ दे रखी है, ये दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, 51 खांचे हैं, 51 स्लॉट हैं और प्रत्येक में 20 हैं, तो टोटल नंबर जेड कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे जेड। सिंपल गणित है यार ये तो। हाँ एक डब्बे में 4 बॉल, 4 डब्बे हैं तो कितनी बॉल, सिंपल। तो वही चीज़ है, एक 51 खांचे हैं और 20 चालक है प्रत्येक खांचे में, तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ चालक कितने हो जाएंगे 51 इंटू 20। चलिए तो ये 1020 आपका हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि ईएमएफ बता दीजिए, ठीक है ना। क्या पूछा है उसने, वोल्टेज जनरेटेड इन द मशीन। तो ईएमएफ कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, पोल की संख्या 2, फ्लक्स पर पोल की संख्या 7 × 10⁻³ स्पीड 1500 है, टोटल नंबर चालक हैं 1020, 60 × A,
कौन सा है ये वेव बाउंड है। देखिए आप क्वेश्चन में देख सकते हैं वेव बाउंड है। तो वेव बाउंड में आपका जाहिर सी बात है, तो वेव में क्या हो जाता है, वेव बाउंड में a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। तो अभी आपका क्या बन जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 178.5, मतलब कि ऑप्शन नंबर बेटा 4 वोल्ट। तो मतलब कितना आया ये में 178.5 वोल्ट। तो ये था आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्या पूछा है। मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्ट किस किस पर निर्भर करते हैं। मोटर आर्मेचर में, मोटर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो मोटर आर्मेचर में वोल्टेज होते हैं वो कौन नियंत्रित करता है उन वोल्टेज को। तो देखिए मोटर में ये 5 नंबर क्वेश्चन है। मोटर में इक्वेशन क्या होती है, डीसी मोटर में इक्वेशन क्या होती है बताइए। V इजिकल्स टू बैक EMF प्लस IaRa होती है। तो जो वोल्टेज है उसने पूछा इसे कौन कौन नियंत्रित करता है। तो वोल्टेज को बैक EMF भी नियंत्रित कर रहा है और Ia इंटू RA नियंत्रित कर रहा है। मतलब आर्मेचर का ड्रॉप, आर्मेचर का ओमिक ड्रॉप, भाई जाहिर सी बात है ये IaRa क्या है, आर्मेचर का ड्रॉप ही तो है, वोल्टेज का आर्मेचर ड्रॉप ही तो है। देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है RA और यहाँ से आ रहा है एक करंट IA। भाई मोटर में करंट अंदर आता है, जनरेटर में करंट बाहर जाता है। खुद सोचो, मोटर करंट देती है, हम लोग देते हैं ना मोटर से करंट लगाते हैं तो मोटर के अंदर करंट जाता है, अंदर जाता है और मोटर देती है और जनरेटर करंट देता है। तो Ia इंटू RA क्या है, आर्मेचर में होने वाला ड्रॉप। तो आंसर आपका हुआ सी ऑप्शन। तो वोल्टेज को कौन कौन नियंत्रित करते हैं, बैक EMF नियंत्रित करती है एक तो, और इन दोनों का आर्मेचर ड्रॉप या ओमिक ड्रॉप कह लो आर्मेचर का। तो ये हमारा हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। अब देखिए फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए ये डीसी मशीन है, ये आर्मेचर है। अब इसने क्या बोला कि 220 वोल्ट की डीसी मशीन है, ठीक है साहब, 220 वोल्ट की डीसी मशीन है। आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.5, फुल लोड आर्मेचर करंट है 20 एम्पियर। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड मशीन एक्ट एज अ मोटर। अब मोटर की तरह काम करेगी मशीन तो हमें निकालना है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, V माइनस IaRa। भाई बैक ईएमएफ क्या होगा, वोल्टेज माइनस IaRa। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जानिएगा। यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू नहीं दी हुई इन्होंने। अब जब वैल्यू नहीं दी तो जो शंट का करंट है वो क्या होता था, V/RSH। वोल्टेज पता है हमको क्या है, बट RSH नहीं पता, तो ISH भी कभी ज़िंदगी में निकल नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति में करना क्या है, ऐसी स्थिति में KCL लगाइए। KCL क्या होता है भाई, मोटर में क्या होगा, ये तो IL बराबर ISH प्लस IA, ठीक है। अब ISH तो कभी निकलेगा ही नहीं। मतलब बेसिकली होता क्या है, जो ये रेजिस्टेंस होता है ये वेरी हाई वैल्यू का होता है। तो ये अपने आप में एक सवाल मैं बोल चुका हूँ यहाँ पे, मतलब जो शंट का रेजिस्टेंस होता है, जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, ये इसके उच्चतम मान का होता है, मतलब हाई वैल्यू का होता है। तो वो कभी कभी पूछ लेता है कि ये कैसी वैल्यू का होता है, ये हाई वैल्यू का होता है जबकि ये लो वैल्यू का होता है। तो क्योंकि ये हाई वैल्यू का होता है इसलिए इसमें जाने वाला करंट की वैल्यू लगभग कम होती है। तो जब कभी दिया ना हो
मैं बात को, इस बात को ध्यान से समझना, जब भी फील्ड वाइंडिंग में कभी वैल्यू रेजिस्टेंस की दी नहीं हो तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पर नगण्य करंट जा रहा है, नेग्लिजिबल करंट जा रहा है, यू कैन निगलेक्ट दिस करंट, आप इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। लोड करंट को लगभग आईए के ही बराबर लेके चल लें। मतलब सीधा सीधा कहने का इतना है कि जो आर्मेचर करंट है पूरा वही आप मान लो, वो जो लोड करंट है पूरा वही आप मान लो आर्मेचर करंट, और वो मान लो आप 20 एम्पियर है। मतलब यहाँ कुछ नहीं जा रहा, लगभग नगण्य जा रहा होगा, ये मान के हम चल रहे हैं। नगण्य क्यों मान के चल रहे हैं? क्योंकि आरएसएच की वैल्यू हाई होती है तो ये बहुत कम जा रहा होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। अब यहाँ पर आ जाइए, क्वेश्चन सीधा लगाइए, 220 माइनस 20.5, तो ये कितना बेटा? 210 वोल्ट बैठा। ऑप्शन बैठेगा आपका पहला। ठीक है, बड़ा अच्छे अच्छे कैलकुलेशंस हैं यार इसमें, मतलब चलिए स्टूडेंट्स 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक 441। देखो सबसे पहले डीसी शंट मोटर का क्वेश्चन है, आप एक काम कर लीजिए, मोटर बना लीजिए। ये फील्ड वाइंडिंग रही, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस बनाया, ये आर्मेचर बना दिया टर्मिनल, और यहाँ पर वोल्टेज होगा, और मोटर में जाहिर सी बात है करंट अंदर जाता है, यहाँ आई ए है, यहाँ आई एस एच है। ठीक है, अब जो जो चीज़ दे रखी है वो आप लोग लिख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। भले एक बार को आप देखिए, ये क्वेश्चन आप हो सकता है पेपर में टाइम ना मिले, क्योंकि जो मेट्रो के एग्जाम्स है उसमें टाइम बहुत कम होता है, और इस क्वेश्चन में टाइम लगने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इसका कंसेप्ट समझो, क्योंकि कल को इसी कंसेप्ट बेसिस पे कहीं दूसरी जगह पेपर में सवाल आ जाए। जैसे यूपीपीसीएल है, यूपीपीसीएल में 3 घंटे का पेपर होता है, तो यूपीपीसीएल में 3 घंटे का पेपर होता है, उसमें बहुत टाइम होता है कि आप किसी, मतलब आप पक्की बात है कि 15 मिनट अगर कोई बंदा सही से आता है पेपर उसे, और वो टाइम पे चल रहा है, तो उसे 15-20 मिनट का आराम से गैप मिलेगा दोबारा पेपर को करने का। तो इसी कंसेप्ट पे अगर मान लीजिए इजी वैल्यूज़ देके अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो क्या होगा कि आप फिर वहाँ पर फिर वो छोड़ के आ जाएंगे। तो आपको जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है वो कंसेप्ट को ध्यान देने की बात है, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो उसने कहा है 440 वोल्ट का है ये मोटर। ठीक है, 440 वोल्ट है। फिर आर्मेचर का प्रतिरोध इसने दिया है 0.8 ओम, और क्षेत्र प्रतिरोध मतलब शंट प्रतिरोध दिया है, शंट रेजिस्टेंस दिया है 200 ओम। ओके, तो उसने बोला है कि यदि पावर आउटपुट दी हुई है, पावर आउटपुट दी है 7.46 किलोवाट। क्या मैं इसको किलोवाट को अगर वॉट में लिखूं तो 746 वाट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं, उसने दक्षता दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है 0.85, मतलब 85% दी है तो 0.85 हो गई। अब वो पूछ रहा है बैक ईएमएफ का निर्धारण करें, फाइंड द बैक ईएमएफ। सबसे पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि बैक ईएमएफ होता क्या है मोटर में। तो मोटर में बैक ईएमएफ की इक्वेशन होती है V - IaRa। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। RA आपके पास है, वोल्टेज आपके पास है, बट आपके पास नहीं है तो आर्मेचर करंट नहीं है। अब आर्मेचर करंट किस तरीके से निकाला जाए? अगर आप देखिए, अब ये सारी जदोजहद इस पूरे क्लास न्यूमेरिकल, मतलब इस न्यूमेरिकल में पूरी जदोजहद हम लगा देंगे आर्मेचर करंट निकालने के लिए, क्योंकि एक बार इसको निकाल डाला तो लाइफ जिंगा लाला, ऑब्वियसली आर्मेचर करंट आ जाएगा तो ईएमएफ भी आ जाएगा ना। तो अभी आप इधर देखिए, आर्मेचर करंट की अगर हम बात करें, ISH अगर मैं बात करूं,
आई एस एच यहाँ करंट जो जा रहा है ये पूरा का पूरा 440 वोल्ट यहाँ आ रहा है क्योंकि ये पैरेलल में है। तो जो आई एस एच होगा वो सिंपल ओम्स लॉ लगाइए, वी अपॉन आर एस एच होगा और ये हो जाएगा ये वोल्टेज 440 है और आर एस एच है 200, तो ये हो जाएगा 2.2 ओम। चलिए, तो इसका मतलब हमारा आई एस एच क्या आ गया निकल के 2.2, सॉरी यार एम्पियर आएगा, ओम लिख दिया, 2.2 एम्पियर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पर केसीएल अप्लाई करूँ, केसीएल करूँ मैं यहाँ, तो केसीएल क्या कहती है, आई एल इजिकल्स टू आई ए प्लस आई एस एच। आप देखिए ये जो आई एल करेंट है वो आई ए आर्मेचर करंट और आई एस एच शंट करंट या फील्ड वाइंडिंग करंट या क्षेत्र करंट, इन दोनों में बढ़ रहा है। तो इसमें अगर लोड करंट की अगर हम बात करें, अब हमको लोड करंट नहीं मालूम, देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश करिए लाइन बाय लाइन। आई एस एच पता चल गया तो लोड करंट नहीं पता चला, हमें लोड करंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, आई ए अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, आई एल माइनस आई एस एच, यहीं से निकाल के कर रहा हूँ। अब हमारे पास आई एस एच तो है बट आई एल नहीं है, सोचिए किस तरीके से निकालेंगे आई एल को। देखो सोचो आप कुछ इस तरीके से कि आप इस तरीके से आपको सोचना है कि जो जो डेटा गिवन है वहां से कैसे आप चीजों को निकाल के ला पाएंगे। अब देखिए ये जो आई एल है इसको हम लोग निकाल ले सकते हैं यहां से, पावर आउटपुट दिया हुआ है, मतलब आपकी जो, अब आप एक चीज बताइए, मैं आप लोगों से ये बात पूछता हूं, आउटपुट पर पावर दी है और दक्षता दी है, तो इसका मतलब दक्षता क्या होती है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। अब अगर मैं यहां से पावर इनपुट निकाल लूं तो वो कैसे निकलेगी, पावर आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी, भाई ये इंटरचेंज कर दिया, पावर आउटपुट कितनी है 7460 अपॉन एफिशिएंसी है 0.85, तो यहां से जो निकल आएगा वो क्या निकल आएगा मेरा, पावर इनपुट मैं यहां निकाल लेता हूं कैलकुलेटर से क्योंकि वीडियो लंबा होगा अगर करेंगे इस तरीके से। तो ये बैठेगा 8776.46 वाट, कुछ इस तरीके से बैठेगा। अब ये हमारी इनपुट पावर आई है, देखो मुझे इनपुट का वोल्टेज मालूम है, यहीं से तो इनपुट दे रहे हैं हम लोग, थोड़ा ब्लू पेन इस्तेमाल कर लेता हूं, हम यहीं से तो इनपुट दे रहे हैं और यहीं पे मेरे को इनपुट पावर भी दे रहा हूं, तो आप खुद देखिए इनपुट पावर क्या होगी, वोल्टेज इनपुट और इनपुट करंट है आपका, यहाँ इनपुट जाने वाला करंट क्या है, लोड करंट। तो सिंपल वही पावर का जो फॉर्मूला होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो जाहिर सी बात है जब इनपुट पावर निकाल रहे हैं तो इनपुट का ही वोल्टेज लेंगे और इनपुट का ही करंट लेंगे इनपुट का जो अंदर जा रहा होगा, अंदर कौन जा रहा है, आई एल, ठीक है। तो आप यहां पर इनपुट पावर देखिए क्या है 8776.46 अपॉन वोल्टेज नीचे आ जाएगा यहाँ पे 440 और ये जो वैल्यू आएगी वो आई एल आएगी, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। लगभग आ रहा है 19.94 एम्पियर। अब आप देखिए, आप इसको, ये आपका आई एल आया, अब ये आई एल यहाँ से आप आई ए निकाल सकते हो, आई एल माइनस आई एस एच, तो आई एल कितना बना 19.94 माइनस आई एस एच कितना है 2.2, तो ये आपका बैठेगा 17.74 लगभग बैठेगा।
अब जाके ये आइए निकला है यहाँ पे, बस अब लगाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल में आपको थोड़े फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल नहीं आपको क्लियर होगा। आपको क्लियर हो, देखो आप एक बार बताओ, घर पे मैं बताऊं किस तरीके से आप प्रैक्टिस किया करिए। आप न्यूमेरिकल पढ़ के पहले खुद से कोशिश किया करिए, मत देखो अभी केवल सोल्यूशन मत देखो। सोल्यूशन यार कहीं नहीं जा रहा, सोल्यूशन भाई इतनी बुकें पड़ी हुई हैं, सब में सोल्यूशन दिए हुए हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि आप न्यूमेरिकल को नहीं आ रहा तुरंत देख लेते हो, उससे कभी नहीं आएगा। आप उस क्वेश्चन को लिखिए और आप एक बार सोचिए खुद से, 5 मिनट दीजिए उसे कि कैसे निकलेगा, रास्ता खोजो। जैसे 25 चीज़ों के रास्ते खोजते हो ना, अटरम सटरम फालतू चीज़ों के, ऐसे इसका भी रास्ता खोजो। जब नहीं आ रहा हो तो सोचो यार कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या ऐसे कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप सोल्यूशन देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा, फिर आपको सोचना चाहिए कि यार अच्छा यार ये चीज़ करना चाहिए थी, ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो ऐसे चीज़ें होती हैं। तो आप क्या है कि आप एक एक स्टेप लेके तो चलो, मतलब आप पहले अगर आपको क्वेश्चन दिया है तो आप कुछ निकालते तो चलो उससे जो डेटा दिया है, कोई बात नहीं, पहले आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, स्टार्टिंग में तो हर चीज़ में टाइम ज़्यादा लगता है। तो वी वोल्टेज कितना हुआ 440 माइनस आई ए कितना हुआ 17.74 और आर ए हुआ 0.8। तो अगर ये मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से बैक ईएमएफ कितना बनेगा, ये बनेगा 425.8 वोल्ट, मतलब ऑप्शन ये बनेगा 4th। तो इस तरीके से हम लोगों को, देखो मैंने भी ये न्यूमेरिकल की शुरुआत, सबसे पहले मैंने डेटा लिखा, फिर मेरे को जो जो लगा निकालता चला गया। देखो सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी थी कि भाई बैक ईएमएफ निकालनी है, तो अब बैक ईएमएफ में इस आईए मेरे पास नहीं था, आईए नहीं था, तो आईए की मैंने इक्वेशन लिखी यहाँ पे। आईए की इक्वेशन कैसे आई, आई एल माइनस आई एस एच करके आई। अब उस आई एल माइनस आई एस एच में मैंने देखा आई एस एच नहीं है, तो मैंने यहाँ से निकाला। मैंने भी न्यूमेरिकल क्या किया, मतलब मैं कोई रट के थोड़ी आया हूँ, और यहाँ पर मैंने एक एक रास्ते खोजे कि यार आई एस एच किया, ठीक है, और आई एल यहाँ पर, अरे यार आई एल भी नहीं है, तो फिर मैंने आई एल निकालने का रास्ता खोजा। फिर इस तरीके से ये आई एल यहाँ पर आया, फिर मैंने आई ए निकाला, तब जाके ये निकला। तो आपको इसी तरीके से रास्ते खोजने पड़ेंगे ना, एक एक करके। तो ये आपका रहा। आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, आप कंसेप्ट सीखिए ना इससे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। इनफैक्ट क्या बता रहा हूँ मैं, ये ईएस लेवल का क्वेश्चन है, आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, जेई लेवल में भी अच्छे अच्छे पेपरों में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, आपको हर जगह मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपको, मैंने पहले ही इसीलिए सबसे टफ पेपर मैंने इसीलिए उठाया, मैंने कहा इसीलिए सबसे टफ पेपर मैंने उठाया है। ताकि आपको इसका सलूशन कहीं नहीं मिले। मतलब अक्सर होता क्या है कि आप देखना कि अक्सर ये होता है कि ना आपको सलूशन मिल रहा है आसान आसान चीज़ों का, आपको लग रहा है यार ये तो चीज़ मुझे आ रही है, आप खुद सोचना, साइकोलॉजी है। बट यार अब मेरा क्या है कि मेरा थोड़ा सोचना अलग है चीज़ों को लेके। आप देखेंगे क्या होता है, मैं आपको बताऊं, टीचर आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, बच्चों को आने लग जाते हैं, और बच्चों को लगता है यार बहुत बढ़िया है यार, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब ये तो फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ा रही है, ये तो क्वेश्चन आ ही चले जा रहे हैं। बट आप रियलिटी से अवगत अभी शायद हुए होंगे, मेरे को बताइएगा आप कमेंट में कि क्या ये क्वेश्चंस आप TG2 लेवल पे एक्सपेक्ट करे हो, कभी भी करे हो आप इसको एक्सपेक्ट, कभी नहीं किए होंगे आप इसको एक्सपेक्ट, आप खुद सोचो, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल, आप ये देखो कि जो लोग ये कहते हैं, देखो मैंने 10 क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं इस वीडियो में, आज शायद एक या दो क्वेश्चन, शायद या एक भी नहीं है मेरी समझ से थियोरेटिकल क्वेश्चन। चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, डीसी शंट मोटर है। सबसे पहले डीसी शंट मोटर है तो आप बना दीजिए जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है ना, इसी में हम लोग लिखना शुरू कर देंगे, कितने 220 वोल्ट की मोटर है,
ठीक है, 500 आरपीएम स्पीड है, चलिए कोई बात नहीं, 500 आरपीएम की स्पीड है। आर्मेचर करंट इज 50। अब देखो उसने साफ यहां पर लिख के बोला है कि आर्मेचर करंट, देखिए मैं हिंदी में भी देख लेता हूँ क्वेश्चन। आर्मेचर करंट देखो साफ उसने 50 एम्पियर आर्मेचर धारा पर 500 आरपीएम, तो 500 आरपीएम जब चल रहा है तो आर्मेचर धारा कितनी बोल रहा है, ये 50 एम्पियर बोल रहा है। देखो जो जो डेटा जैसे जैसे देता जाए बस आप लिखते चले जाओ, है ना। और क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि इसकी गति की गणना करें यदि 2 गुना कर दिया जाए, तो कैलकुलेट स्पीड इफ टॉर्क इज डबल, अगर यदि टॉर्क को 2 गुना कर दिया जाए। अब आप एक चीज देखिए, टॉर्क को 2 गुना कर दिया जाए तब, अच्छा आर ए इसने कितना दिया है, यहां तो 50 एम्पियर जा रहा है और आर ए इसने दिया है 0.02। अब वो कह रहा है कि एक मान लो ये स्पीड 1 है, कोई एक दूसरी स्पीड ज्ञात करो पक्का जब यहाँ टॉर्क डबल हो जाए, टॉर्क की यहाँ डबल हो जाए। मतलब अब आप, इतना प्यारा क्वेश्चन है यार, कितना सोचो, TG2 में मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ यार। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, बैक ईएमएफ निकालते हैं। बैक ईएमएफ क्या होता है, EB माइनस IAR है। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है 220 माइनस IA कितना है 50 और RA कितना है 0.2। ठीक है, 50 तो दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये बैक ईएमएफ 1 है, मतलब कंडीशन 1 में मान लीजिए, केस 1 में मान लेता हूँ। मैं केस 1 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि केस 1 है जब टॉर्क सामान्य है, टॉर्क सामान्य है, इज नॉर्मल, डबल नहीं किया गया है, सामान्य टॉर्क है ना, टॉर्क इज नॉर्मल। तो ये बैठेगा आपका, ये आपका बैठ जाएगा 200 नहीं 210। चलिए और क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द स्पीड। अब देखिए ये बैक ईएमएफ हम लोगों का आ गया। अब हम एक काम करते हैं, हमारी स्पीड किस, आपने रिलेशन एक जानते होंगे, फॉर्मूला था पंडित जवाहरलाल नेहरू उड़ गए 60 आदमी लेके, P नंबर ऑफ पोल, Z को कुल चालक की संख्या, N स्पीड आरपीएम में, 5 फ्लक्स पर पोल और A है समांतर पाथ। तो आप इसमें देखिए कि हमारा EB किसके प्रोपोर्शनल होता है, N के, और जब EB N के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, EB2 बाई EB1 अपॉन N2 बाई N1 φ2 बाई φ1, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ आपको। अब जब इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, अभी आप सोच रहे होगे सर इसे कैसे लिख रहे हो, देखो यार समानुपाती में ये दिया हुआ है, तो समानुपाती में जब ये दिया हुआ है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है जगत सच के वीडियो में जाना, उसमें जगत सच का 3रा वीडियो देखना। मतलब मैंने कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं, वो जगत सच नाम से प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। प्रोपोर्शनल में मैंने बताया कि कैसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे केस 1 ले लेते हैं तो 1 1 1 लगा देते हैं, और फिर एक केस 2 ले लेंगे तो 2 2 लगा देंगे, और उन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। खैर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी वैसे। अब आप एक चीज देखिए, फ्लक्स तो कांस्टेंट रहता है, शंट मोटर है, शंट मोटर में हमेशा फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है का मतलब है चाहे टॉर्क बढ़ा दो चाहे घटा दो, चाहे पहले की स्थिति हो चाहे बाद की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो फ्लक्स होगा दूसरा वाला केस का और पहले वाला केस का, वो हमेशा समान रहेगा। तो ये इक्वेशन किस तरीके से अब वैलिड हो जाएगी, इस तरीके से वैलिड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो फ्लक्स तो समान बैठेगा ही बैठेगा, यहाँ फ्लक्स से मतलब नहीं है। आपको देखिए ना, फ्लक्स तो अब यहाँ फ्लक्स तो कट जाएगा, आपस में 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब एक चीज समझिए कि अगर अब यहां से समझना कि मेरे पास EB1 है, N1 है, N1 यहां पर है, अगर मैं EB2 निकाल लूं, केस 2 का बैक ईएमएफ निकाल लूं, तो
मुझे कहीं ना कहीं N2 निकल आएगा। यदि टॉर्क दोगुना कर दिया जाए, अब आप समझना इस बात को, केस 2 में क्या है, टॉर्क इज डबल। यदि टॉर्क दुगना कर दिया जाए, उसने क्वेश्चन में कंडीशन दी है टॉर्क इज डबल, तो जब क्वेश्चन में इसने दी हुई है यदि टॉर्क को डबल कर देंगे, तो आप इस चीज को देखिए कि क्या होने वाला है। यदि टॉर्क को डबल कर देंगे, टॉर्क सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, फाई IA पे। डीसी मशीन के अंदर उम्मीद करता हूँ ये पता होगा, क्योंकि यार जब हम थ्योरी करेंगे तो फिर ये ऐसे करते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे T2/T1 अपॉन phi2/phi1 अपॉन IA2/IA1, केस 1 के और केस 2 के डिवाइड करके। तो अभी आप एक चीज समझिए कि यहां यदि टॉर्क को डबल किया गया है, क्वेश्चन में देखिए टॉर्क को डबल किया हुआ है, फ्लक्स हमको पता है कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो ये फिर से किस तरीके से हो जाएगा, T2/T1 और IA2/IA1, इस तरीके से हो जाएगा। टॉर्क को डबल किया है, इसका मतलब जो नया टॉर्क है T2 वो पुराने वाले के दुगना हो गया है। तो अब इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, तो T2 को रखेंगे 2T1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू IA2, और IA1 तो अपने को पता है, देखो पहले केस का आर्मेचर करंट कितना था, 50 एम्पियर, वो तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो यहां से आर्मेचर करंट आया दूसरे केस का, वो आया 100 एम्पियर आया। अब इससे हुआ क्या, इस 100 एम्पियर से हुआ क्या, हमारा EB2 निकलेगा, EB2 इज इक्वल्स टू V माइनस IA2 RA। V मतलब क्योंकि देखो केस 2 का बैक EMF है, तो करंट भी तो केस 2 का ही लिया जाएगा। केस 2 का मतलब केस 2 का मतलब क्या है, बार बार बोल रहा हूं, टॉर्क डबल करने के बाद की बात कर रहा हूं। तो ये वोल्टेज क्या होगा, 220 वोल्ट होगा, ये वोल्टेज है 220 वोल्टेज, और IA2 है, IA2 क्या है, IA2 100 निकाला है और R है 0.2, तो यहां पर EB2 आया आपका 200 वोल्ट। अब बस अब तो क्या ही करना है, यहां पर आप देखिए EB2 है आपका 200 वोल्ट, EB1 है आपका, EB1 कितना आया था 210 वोल्ट, और N2 निकालना है दूसरे केस की स्पीड, और N1 कितना है, N1 है 500, इसने यहाँ पे N1 500 दिया है क्वेश्चन में। तो N2 कितना हो जाएगा, अभी आपको देखिए N2 कितना हो जाएगा, 476, ऑप्शन कितना है 476। वैसे ये कुछ इतना आ रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर RPM में। तो अभी आप देखिए कि किस तरीके से हमने, पहला ऑप्शन आंसर है इसका। देखो कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, ये नेट प्रैक्टिस चल रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है चीजों को लेके, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको चीज़ों को लेके, ये नेट प्रैक्टिस चल रही है। तो नेट प्रैक्टिस में तो आपको हर तरीके की बॉल को खेलना सीखना ही चाहिए, और ख़ासकर ये जो टाइम चल रहा है इस समय, तो लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको बहुत टाइम मिल रहा है चीज़ों को सीखने का, है ना। देखिए मेट्रो के क्वेश्चन पेपर, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेट्रो के क्वेश्चन पेपर तो इसी तरीके से आते हैं। मेट्रो के क्वेश्चन पेपर में कोई रिवायत नहीं होती है, ये चीज़ जान लीजिएगा, है ना। मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि अ शंट मशीन, इसका मतलब मोटर है या जनरेटर है, उसने ये क्लियर नहीं किया। देखो उसने मशीन बोला है तो कोई क्लियर नहीं किया हुआ है उसने ना।
मैं आपको एक बात और बता दूं कि यूपी आरबीएनएल का पेपर आने वाला है और यूपी आरबीएनएल के पेपर का स्टैंडर्ड हमेशा बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैंने ये पेपर चुना लखनऊ मेट्रो का कि मैं पहले इसे करा देता हूँ, फिर यूपी आरबीएनएल के भी क्वेश्चंस करा दूंगा। बता रहा हूँ बहुत अच्छा लेवल आता है यूपी आरबीएनएल का। तो उसने क्या क्या दिया है, शंट मशीन डेवलप्स एन ACMF, ठीक है, AC प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो देखो उसने क्या लिखा है कि 250 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल पैदा कर रही है। अब विद्युत वाहक बल भाई पैदा कर रही है माने कि EV पैदा कर रही है। भाई आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये बातें समझनी पड़ेंगी आपको, कि कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज होंगे कि वो यहाँ लिख देंगे 250। अरे भाई विद्युत पैदा कहाँ होती है? अगर मान लो EMF पैदा हो रही है, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर, पैदा आर्मेचर में ही हो रही है, तो साफ बात है EV दे रखा है। डेवलप्स RPM N दे रखा है 1500 RPM, ठीक है भाई। कह रहा है मैकेनिकल पावर बताइए डेवलप्ड फॉर एन आर्मेचर। अगर आर्मेचर में करंट जो जा रहा है वो 50 एम्पियर है, तो 50 एम्पियर अगर आर्मेचर में करंट जा रहा है तो बताइए पावर कितनी होगी। अब आप एक चीज देखिए, पहली चीज तो मैकेनिकल पावर डेवलप मतलब कि उसने बोला, अगर हिंदी में मैं बात करूं तो विकसित यांत्रिक शक्ति। अब एक बात बताइए, यांत्रिक शक्ति विकसित हो रही है मतलब कि मैकेनिकल पावर डेवलप हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा केस मोटर का ही तो है, क्योंकि मोटर में ही तो यांत्रिक शक्ति पैदा होती है। तो यांत्रिक शक्ति जो पावर है यहाँ पर मैकेनिकल पावर है। पहली चीज मैं आपको साफ बोल दूं, पावर का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल होता है, वोल्टेज इनटू करंट होता है, ये तो सबको पता है। अब जब पावर यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हो जाएगा, बैक EMF, और यहाँ आने वाला करंट क्या हो जाएगा, IA। तो जो सिंपल सा फॉर्मूला बन गया मैकेनिकल पावर का, EB इंटू IA, ये फॉर्मूला भी बन जाता है सीधा, ठीक है। तो EB कितना बना आपका यहाँ पर, EB उसने साफ बोला है 250, और IA इसने कितना बोला है 50 एम्पियर ना। तो ये आपका बैठ गया ऑप्शन में 12.5 किलोवाट, ठीक है, मतलब 12 इस तरीके से आ जाएगा ना वॉट में, अगर तो किलोवाट में 12.5 आ जाएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं ना मैकेनिकल पावर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये मशीन का, जो लखनऊ मेट्रो के पेपर में आया हुआ है, मशीन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी आप खुद इस चीज को समझ सकते हैं कि देख लीजिए पेपर में कुछ थ्योरी नहीं थी, सारे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल थे। क्या कर सकते हैं, यही तो चीज समझाने आया हूं मैं आपको। और सबसे बड़ी बात है कि कोई फैकल्टी नहीं ये चीज बताती कि भाई आपको ये करना चाहिए, सब आसान आसान MCQs कराते हैं। मैं देखता हूँ कई वीडियोज हैं आसान आसान MCQs कराते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छा लगता है यार, खुश हो जाते हैं कि यार चलो यार यही आता, पर होता क्या है उससे, अल्टीमेटली उससे सिलेक्शन थोड़ी होता है। मतलब आप आसान आसान करके चले जाओगे, क्या पता उस दिन। देखो भाई एक बात समझो, जो सब कोई कर रहा है वो तुम कर रहे हो तो उससे थोड़ी सिलेक्शन होना है। जो क्वेश्चंस कुछ लोग करते हैं और बाकी के नहीं करते हैं, वहीं सिलेक्शन तय होने शुरू हो जाते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अपना DC सीरीज मोटर का। ओहो DC सीरीज मोटर का, तो DC सीरीज मोटर में देखिए, DC सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग सीरीज में लगी रहती है, यहाँ आर्मेचर होता है, ये इस तरीके से आपका रहता है। तो DC सीरीज मोटर टेक्स 40 एम्पियर, 40 एम्पियर ले रही है। देखिए वो साफ कह रहा है 40 एम्पियर लेती है, और स्पीड कितनी है 800 RPM, और 220 वोल्ट पे चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड क्षेत्र, अच्छा ये फील्ड का है तो अच्छा नहीं, पहले उसने आर्मेचर का दिया, तो आर्मेचर का है 0.2 ओम और फील्ड का है 0.1 ओम। तो आर्मेचर में विकसित टॉर्क बताइए। अब समझिए आर्मेचर में विकसित टॉर्क, द टॉर्क डेवलप्ड पर पूछा है उसने। समझते हैं, करते हैं, फॉर्मूले सारे क्लियर होने चाहिए, ये बात बता देता हूँ। जितनी दमदार आपकी थ्योरी होगी उतने दमदार आपको चीज़ें आएंगी। यहाँ बैक EMF अगर निकालें तो बैक EMF क्या होगा, V माइनस IA, मोटर है ना, हाँ मोटर है, ठीक है, हाँ तो V माइनस IA, RA प्लस RSE सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है ना, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस,
क्योंकि ये सीरीज में जुड़ा है ना तो यहाँ जुड़ जाएंगे। अब अगर हम बैक ईएमएफ निकालेंगे यहाँ से तो वोल्टेज है 220 माइनस IA है 40 एम्पियर और RA कितना है 0.1 प्लस 0.2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बैठेगा आपका 208 वोल्ट, ये इस तरीके से बैठ जाएगा। अब बैक ईएमएफ निकाल लिया, बट हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। अच्छा, टॉर्क हम लोगों को निकालना है और उसने और क्या चीज दी हुई है, अच्छा देखिए यहाँ पर हमें ऐसे टॉर्क निकालना है आउटपुट पर। एक बात बताओ, टॉर्क पैदा कहाँ होता है, किसी भी चीज़ का घूर्णन है, जो बल है वो कहाँ पैदा होगा, आउटपुट पर ही पैदा होगा, जो घूर्णन बल है। अब जब ये घूर्णन बल आउटपुट पर पैदा होगा तो यहाँ पर एक बात समझिए, यहाँ की पावर क्या होगी। अगर मैं आउटपुट की पावर निकालूँ तो मोटर के अंदर क्या होती है, EV इंटू IA। देखो अभी पिछले न्यूमेरिकल में बताया है मैंने, अभी आउटपुट की पावर का फॉर्मूला बताया ना क्या होता है। तो EV यहाँ कितना आया 208 इंटू IA कितना आया, IA तो 40 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अभी जो भी आएगा इसे होल्ड करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो पावर आउटपुट आई वो ये आई। अब आप एक चीज देखिए, पावर का एक और फॉर्मूला होता है, पावर P इजिकल्स टू ओमेगा टी। P इजिकल्स टू ओमेगा टी होता है, जहां पर ओमेगा का मान है वो होता है 2πn/60, कोणीय वेग होता है ये। अब अगर पावर हमारी यहाँ पर 208 इंटू 40 है और यहाँ पर इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसको देखूँ तो 2πn यहाँ पर कितना है, स्पीड 800 RPM दी हुई है और ये 60 कर दें तो यहाँ ओमेगा आ जाएगा 2π इंटू 800। देखिए ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए, और बाय 60 और इंटू टॉर्क। अब यहाँ पर टॉर्क ही तो निकालने बैठे हैं, तो जब आप ये यहाँ से निकालेंगे, मैं आपको बता दूं, जब आप इसको यहाँ से निकालोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 99। हाँ सही है, ठीक है, 99.3 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से आपका टॉर्क यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझिए, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कैसे लगे न्यूमेरिकल? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन हैं कुछ लखनऊ मेट्रो के, वो करेंगे, है ना। ओके, हैव अ नाइस डे।